हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर दैट इज़ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो बच्चों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि ह्यूमंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहला जो हमारा दैट इज़ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है कि व्हेन वी कैन रिकॉग्नाइज द डिफरेंट सेक्सेस फ्रॉम देयर एक्सटर्नल कैरेक्टर्स। जब हम बाहर उनकी स्ट्रक्चर देखकर, जैसे कि एक मेल फीमेल ह्यूमन की बात करें, तो हम एक्सटर्नल बॉडी के स्ट्रक्चर्स को या कुछ कैरेक्टर्स को देख के ये आइडिया लगा सकते हैं कि कौन मेल है कौन फीमेल है। तो ये आ जाता है हमारा सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, मीन्स व्हेन वी कैन आइडेंटिफाई द सेक्स फ्रॉम देयर एक्सटर्नल कैरेक्टर्स। हाँ, तो शुरुआत होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फर्टिलाइजेशन से। फर्टिलाइजेशन सबको पता है, एक सिंपल कॉमन प्रोसेस है। उसके बाद होनी होती है इम्प्लांटेशन, देन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ये मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा दूंगा, और देन लास्ट पार्चुरेशन। ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आ जाते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के बाद और पार्चुरेशन तक का जो टोटल टाइम पीरियड है, जो गैस्टेशन पीरियड है, दैट इज़ ऑफ 9 मंथ्स, जिसे हम जानते भी हैं। तो फर्टिलाइजेशन वो पूरा प्रोसेस है जहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमीट्स दोनों आपस में फ्यूज़ हो रहे हैं। इम्प्लांटेशन वो प्रोसेस है जब एम्ब्रियो इम्प्लांट हो रहा है इनसाइड द यूट्रस ऑन द एंडोमेट्रियम। ठीक है जी, ये एंडोमेट्रियम पे जब उसकी फिक्सेशन होती है, उसे हम इम्प्लांटेशन कह देते हैं। ठीक है, एंडोमेट्रियम। उसके बाद इसी इम्प्लांटेड एम्ब्रियो की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। जो यहाँ पे जाइगोट इम्प्लांट हुआ है उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो एम्ब्रियो के बाद एक फुली डेवलप्ड चाइल्ड और ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड, एंड पार्चुरेशन इज commonly known as delivery of child। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द बर्थ ऑफ चाइल्ड। तो ये वो प्रोसेस हैं जो कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंडर आ जाते हैं। इसके बाद हम करेंगे फेसेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो यहाँ पे बेसिकली 4 तरह के प्रोसेसेस हैं। नंबर 1 है गैमीटोजेनेसिस, मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। नंबर 2, वही अगर गैमीट बन रहे हैं तो फर्टिलाइजेशन होगी ही होगी, जिसे हम कंसेप्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारे पास आ जाता है गैस्टेशन पीरियड। गैस्टेशन पीरियड जो कि हम 9 मंथ्स या इसको हम 280 डेज भी कह सकते हैं, फ्रॉम LMP। इसे डॉक्टर्स LMP के नाम से काफ़ी प्रोनाउंस करते हैं। दैट मीन्स लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, मीन्स लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से ये काउंट होता है। ना कि बहुत सारे लोगों का ये एक मिसकंसेप्शन होता है कि जो हमारे जो गैस्टेशन पीरियड होता है वो फर्टिलाइजेशन के बाद काउंट करते हैं। एक्चुअली पुराने टाइम में फर्टिलाइजेशन के बारे में नहीं पता चलता था कि कब हुई है, कब हुई होगी। तो लास्ट जो मेंस्ट्रुअल पीरियड होता था उसी से काउंट किए जाते थे 9 मंथ्स, दैट इज़ आर गैस्टेशन पीरियड। उसके बाद जो हमारा इसी के अंडर आ जाएगा, गैस्टेशन के अंडर ही, क्योंकि अब सारा का सारा जो 280 डेज़ हैं इसी गैस्टेशन पीरियड में जाने वाले हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट आ जाएगा क्लीवेज, क्योंकि जैसे ही एक जायगॉट इम्प्लांट होता है तो उसकी क्लीवेज होनी स्टार्ट हो जाती है। 1 से 2 सेल्स हो गए, 2 से ये 4 सेल्स बन जाएंगे, इसी तरह इसकी मल्टीप्लिकेशन होती रहेगी। तो यहाँ पे एक्चुअली सेल डिवाइड तो करता है, लेकिन एक्चुअली दिस इज़ क्लीवेज। क्योंकि अगर हम एक डिवीजन की बात करें, मान लीजिए 1 से 2 सेल बन रहे हैं, तो होता क्या है कि इक्वल साइज़ के सेल्स बनते हैं, लेकिन यहाँ पे साइज़ चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे साइज़ जो है वो सेम ही रहेगा, जाइगोट जितना ही, लेकिन यहाँ पे क्लीवेज होती रहेगी और 4 सेल्स बन जाएंगे इसके अंदर। ठीक है जी, तो क्लीवेज के बाद जो आने वाला प्रोसेस है वो क्लीवेज के साथ ही क्लीवेज एंड ब्लास्टुलेशन। ब्लास्टुलेशन मीन्स यहाँ पे ब्लास्टुला फॉर्मेशन बनेगी,
वो आगे आने वाले प्रोसेसेस में क्लियर होती रहेगी ब्लास्टूला क्या होता है। उसके बाद ऑर्गेनोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स, और यहाँ पे लास्ट प्रोसेस वही फिर से पार्चुरेशन मीन्स डिलीवरी ऑफ यंग वन। ठीक है जी। तो ये पूरे वो फेसेस हैं जो कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में आ जाते हैं। नंबर 1 है गैमेटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, फर्टिलाइजेशन, देन गैस्टेशन स्टार्ट हो गया। तो गैस्टेशन के जो टाइम के दौरान ये जो आने वाले फेसेस हैं वो है क्लीवेज और ब्लास्टुलेशन मीन्स क्लीवेज होगी, यहाँ पे जाइगोट की क्लीवेज स्टार्ट हो जाएगी, ब्लास्टूला बनना शुरू हो जाएगा, उसके बाद ऑर्गन्स बनने शुरू हो जाएंगे और लास्ट पे पार्चुरेशन मीन्स द डिलीवरी ऑफ फुली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म। ठीक है जी। तो आगे हम शुरू करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की ज़रूर बात करेंगे। पहले तो हम ये चीज़ आपको बता दें कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अलग अलग तरह के ऑर्गन्स होते हैं, जिनमें प्राइमरी ऑर्गन्स होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, और कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स या डक्ट्स वगैरह होती हैं। तो इसे हम बेसिकली 3 पैरामीटर्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, उसे हम नंबर 1 प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, और उसके बाद इसे हम कुछ बुक्स पे यहाँ पे एक्सेसरी सेक्स कैरेक्टर्स के नाम से भी लिखा होता है। ठीक है जी। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में वो आ जाएंगे जो कि डायरेक्टली गोनैड्स की हम बात करेंगे, मतलब कि मेल के केस में ये टेस्टिस हो जाएंगे और फीमेल के केस में ये हम ओवरीज की बात करेंगे। ये है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स वो हैं जो कि गोनैड्स के अलावा जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, जैसे कि अगर हम मेल की बात करें तो पेनिस एंड फीमेल की बात करें तो वेजाइना, दे आर द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है जी। तो एक्सेसरी सेक्स कैरेक्टर्स में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, यहाँ पे जितनी भी डक्ट्स रिलेटेड हैं हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ वो सारी आ जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पे कुछ जो कैरेक्टर्स जितने भी होंगे, कैरेक्टर्स की हम बात करें तो बेसिकली सेक्स कैरेक्टर्स है। जितनी भी चेंजेस जो कि मेल्स में या फीमेल्स में जितनी भी चेंजेस आती हैं आफ्टर द प्यूबर्टी मीन्स द आफ्टर द मैच्योरेशन या एट द स्टार्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्टिविटी, तो वहाँ पे जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं मेल्स फीमेल्स में अलग अलग, तो वो सारे सेकेंड एक्सेसरी सेक्स कैरेक्टर्स में के अंडर आ जाते हैं। ठीक है जी। तो ये कुछ हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम को या ऑर्गन्स को 3 पैरामीटर्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब हम शुरू करेंगे सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। तो ये एक डायग्राम है आपके सामने जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की है। तो यहाँ सबसे पहला कंपोनेंट जो हम शुरू करेंगे वो है स्क्रोटम। ठीक है, आप डायग्राम में पिक्चर में देख पा रहे हो। मैं यहाँ पे एक सिंपल सी डायग्राम यहाँ पे भी ड्रॉ कर देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा थोड़ा सा आपको ज़्यादा क्लैरिटी के साथ समझाने में के लिए। तो बच्चों, स्क्रोटम इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर। आप देख पा रहे हो डायग्राम में, इट्स अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर विच इज मेड अप ऑफ पिगमेंटेड स्किन अराइजिंग फ्रॉम एब्डोमिनल वॉल। ये जो सारी की सारी पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, ये एब्डोमेन की वॉल से ही अराइज हुई होती है। इट्स डर्मिस कंटेन स्मूथ मसल सेल्स। इसकी जो डर्मिस है, जो इसकी डर्मिस की जो लेयर है, यहाँ पे डर्मिस की लेयर होगी, इसमें स्मूथ मसल सेल्स हैं। हम बच्चों जानते हैं कि स्मूथ मसल्स हमारे कहाँ काम आते हैं। ये इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं जो अपने आप काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। उसके बारे में बाद में मैं डिस्कस करूँगा, स्मूथ मसल्स के बारे में। तो जो बेसिकली जो ये स्मूथ मसल्स इसके अंदर हैं, वो उसे हम बेसिकली डाटोस ट्यूनिक का नाम देते हैं। ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, आ सकता है। इसे हम डाटोस ट्यूनिक कहते हैं, जो कि इसके स्मूथ मसल्स फाइबर्स हैं। तो जो टेस्टिस हैं वो बेसिकली तो एब्डोमेन में डेवलप होते हैं। इसकी जो डेवलपमेंट है वो एब्डोमेन के अंदर होती है, लेकिन
after the 7th month of gestation they descend outside the body, they descend outside the abdominal cavity and they suspend inside the scrotum. जो हम स्मूथ मसल्स की बात कर रहे थे, यहाँ पे बेसिकली काम क्या है, स्क्रोटम एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एक थर्मो रेगुलेटर की तरह भी काम करता है। थर्मो रेगुलेटर नाम से ही पूरा क्लियर है, थर्मो मीन्स टेम्परेचर। हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है आप सबको पता है 37 डिग्री सेल्सियस। बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए, जो कि मैंडेटरी है लाइफ के लिए और लाइफ प्रोसेसेस के लिए। लेकिन जो टेस्टिस हैं, वो टेस्टिस का बेसिक काम क्या है, स्पर्म फॉर्मेशन। ठीक है, इसका बेसिक काम है स्पर्म्स की फॉर्मेशन करते रहना। लेकिन ये स्पर्म फॉर्मेशन 35 डिग्री सेल्सियस पे होती है, यानी कि 2 डिग्री सेल्सियस लो टेम्परेचर देन बॉडी। ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है कि अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा सर्दी है, बाहर एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर है, माइनस में जा रहा है, तो होगा क्या कि ये जो स्क्रोटम है, इसके जो स्मूथ मसल सेल्स होंगे, दैट इज डार्टोस ट्यूनिक, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और जिसकी वजह से ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, दिस विल कम इन द कॉन्टैक्ट ऑफ एब्डोमेन, ये थोड़ा ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। तो जैसे ही एब्डोमेन के साथ ये कॉन्टैक्ट में आएगा तो टेस्टिस जो होगा बॉडी हीट अब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा और अपना टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस तक लेकर आ जाएगा। इसके ओपोजिट अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, बहुत गर्मी है बाहर, तो क्या होगा कि अगर उस केस में टेस्टिस बॉडी के साथ ही कांटेक्ट में रहेंगे, एब्डोमेन के साथ ही, तो टेम्परेचर 37 डिग्री हो जाएगा या इससे अबव हो सकता है। तो उस केस में क्या होगा, जो स्पर्म्स होंगे दे विल डाई, दे विल स्टार्ट डाइंग, वो मरना शुरू हो जाएंगे और उसकी जो फॉर्मेशन है वो भी प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। तो उस केस में क्या होगा, ये जो मसल्स हैं ये बिल्कुल पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएंगे, डार्टोस ट्यूनिक की बात कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से जो टेस्टिस होंगे वो एब्डोमेन के कॉन्टैक्ट से हटकर सस्पेंडेड हो जाएंगे इन एयर। तो इस कंडीशन में जो टेम्परेचर होगा अब वो डाउन होना शुरू हो जाएगा, तो वो फिर अगेन 35 डिग्री पे कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस वजह से, मेन वजह से हम इसे थर्मो रेगुलेटर का नाम भी देते हैं। तो बच्चों यहाँ पे एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगा कि स्पर्मेटिक कॉर्ड यहाँ से निकल रही है जो ऊपर जा रही है, क्योंकि ये कॉर्ड है जैसे हम वास डेफरेंस का नाम भी देते हैं। तो यहाँ पे जो स्पर्मेटिक कॉर्ड निकल रही है, यहाँ पे एक कैनाल है जहाँ से ये ऊपर मूव कर रही है, जिसे हम नाम देते हैं इंगुइनल कैनाल। ये एक डिजीज़ के साथ जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से मैं आपको यहाँ पे ये बता रहा हूँ। इंग्विनल कैनाल से ये निकल के जाता है। कई बार क्या होता है कि जैसे आपने सुना होगा, कई लोगों में, एज्ड पर्सन्स में हर्निया की प्रॉब्लम सुनी होगी। तो यूजुअली क्या होता है कि कई बार जो ऊपर यहाँ पे एब्डोमेन है, इंटेस्टाइन है, तो कई बार क्या होता है कि इंटेस्टाइनल टिश्यूज जो होते हैं वो ज़्यादा ओवर ग्रो करके इस इंग्विनल कैनाल को रप्चर करते हुए नीचे इंग्विनल कैविटी में या स्क्रोटम के अंदर घुसना शुरू कर देते हैं। तो वो कंडीशन काफ़ी पेनफुल होती है, स्वेलिंग भरी होती है, तो उस कंडीशन को हम इंग्विनल हर्निया कह देते हैं। ठीक है, यही वर्ड आ जाएगा, इंग्विनल हर्निया, उस कंडीशन को हम कह देते हैं, जिसे हम नॉर्मली हर्निया के नाम से भी जानते हैं। नंबर 2 जो है वो है टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस आर ओवल शेप्ड ऑर्गन्स विच आर 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 to 3 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ है, 2 to 3 सेंटीमीटर, 4 to 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। दीज आर पिंकिश इन कलर, ओवल इन शेप्ड। तो इसके अलावा जो बेसिक इसका काम है टेस्टिस का, वो है स्पर्म फॉर्मेशन करना, ठीक है, जो कि हम सब जानते हैं, और दूसरा टेस्टोस्टेरोन की फॉर्मेशन करना। बेसिकली जो टेस्टिस है उसमें 3 लेयर्स होती हैं। मैं यहाँ पे आपको रफ डायग्राम में बना के दिखा देता हूँ। टेस्टिस के अराउंड जो एक लेयर है जिसे हम ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया का नाम देते हैं, ये एक डेंस लेयर है जिसे हम ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहते हैं। इसके अंदर वाली जो लेयर है, इसके जो सेकंड लेयर आ जाती है, उसे हम ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा का नाम देते हैं। ये ऑब्जेक्टिव का ही क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। और जो एक आउटर मोस्ट लेयर आ जाती है वो आ जाती है ट्यूनिका वजाइनलिस।
ये आउटर मोस्ट लेयर है। ट्यूनिका वजाइनलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया एंड ट्यूनिका वेस्कुलोसा। वेस्कुलोसा नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पे काफ़ी सारी वेस्कुलर सप्लाई होगी। तो बच्चों यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताना चाहूँगा कि ट्यूनिका एल्बुजिनिया वो एक ऐसी लेयर है जो कि इनवर्ड काफ़ी सारे सेप्टा लाइक स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से टेस्टिस के अंदर ऐसे कुछ कंपार्टमेंट्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो यहाँ पे कंपार्टमेंट्स बन रहे हैं छोटे छोटे, इन कंपार्टमेंट्स को हम लोब्यूल्स का नाम देते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोब्यूल्स जो होते हैं टेस्टिस एक के अंदर, वो 200 से 300 तक हो सकते हैं। एक लोब्यूल के अंदर 1 to 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स वो पार्ट है जहाँ पे स्पर्म फॉर्मेशन होनी है। ठीक है जी, यहाँ पे ट्यूनिका एल्बुजिनिया इनवर्ड पार्टीशन प्रोड्यूस करेगी, सेप्टा प्रोड्यूस करेगी, जिससे 200 से 300 लोब्यूल्स बनेंगे। एक लोब्यूल के अंदर 1 से 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं जहाँ पे बेसिक काम होना है, दैट इज स्पर्म फॉर्मेशन। अब टेस्टिस के अंडर ही जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं जिसका बेसिक हमने पढ़ना है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये वही पार्ट है, मेन पार्ट है जहाँ पे स्पर्म फॉर्मेशन होनी है। बेसिकली दीज आर लाइंड बाय जर्मिनल एपिथेलियम। इसके अंदर जर्मिनल एपिथेलियम होगी जिसका मेन बेसिक काम है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए सेल्स प्रोवाइड करना। बेसिक यहाँ पे 3 तरह के सेल्स आपको मिलेंगे। फर्स्ट आ गया आपके पास एपिथेलियम, जो स्पर्मेटोजेनिक सेल्स हैं या जिसे जर्म सेल्स कह सकते हैं। दूसरे हैं सोटोलाई सेल्स या नर्व सेल्स से नाम दिया हुआ है। और थर्ड जो है वो है लेडिक सेल्स या इसे हम इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के यही वो बेसिक 3 सेल्स हैं, जर्म सेल्स, सोटोलाई सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिक सेल्स, जिनका बेसिक काम होता है स्पर्म फॉर्मेशन में। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसके काफ़ी सारे फंक्शंस हैं आगे। जो बेसिक सोटोलाई सेल्स होते हैं उनका मेन काम होता है, क्योंकि इनका दूसरा नाम नर्व सेल्स भी है, तो इनका बेसिक काम है नरिशमेंट प्रोवाइड करना डेवलपिंग स्पर्म को, और इसके साथ साथ एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स बनाना, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा इसका काम दे ऑल्सो प्रोड्यूस इनहिबिन प्रोटीन। इनहिबिन एक ऐसा प्रोटीन है जो कि FSH और LH यानी कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है या दूसरा LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, उनको रेगुलेट करता है। इनहिबिन का काम है इन दोनों की प्रोडक्शन को रोकना। ठीक है, थर्ड सेल जो बचे हैं यहाँ पे लेडिक सेल्स आ गए। लेडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल, इनका बेसिक काम है टू सिक्रीट एंड्रोजन इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जो कि ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा और वहाँ पे जाके स्पर्मेटोजेनेसिस को ये इनिशिएट करेगा। इसके बाद जो डायग्राम में आप देख पा रहे हो, दैट इज अब क्या होगा कि पहले तो जो बेसिक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगी वो मिलेंगी, इकट्ठा होंगी और रेड टेस्टिस की फॉर्मेशन करेंगी। उसके बाद रेड टेस्टिस जो है वो 15 to 20 इकट्ठा होंगे और एक और कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या डक्ट लाइक फॉर्मेशन करेंगे, जिसे हम वासा इफ्रेंशिया कह देते हैं। अब वासा इफ्रेंशिया होगा क्या, ये विच पासिस थ्रू, वासा इफ्रेंशिया पासिस थ्रू द ट्यूनिका एल्बुजिनिया टू एंटर द हेड ऑफ द एपिडाइडमिस। एपिडाइडमिस आप ये ऊपर की स्ट्रक्चर देख पा रहे हो। इट बियर्स सीलिया एट सम प्लेसेस टू ट्रांसपोर्ट स्पर्म्स। इस जगह पे सीलिया होते हैं जो कि स्पर्म्स की आगे मूवमेंट को एनहेंस करते हैं, जो कि एपिडाइडमिस के हम एरिया पे देख सकते हैं। एपिडाइडमिस भी यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 3 पार्ट्स होते हैं। जो अपर पार्ट है इसका कैपिड एपिडाइडमिस है, जो कि अपर रीजन है। मिडल जिसे हम कॉर्पस एपिडाइडमिस कहते हैं, और लोअर कॉर्डा एपिडाइडमिस होता है। इन सब के थोड़े थोड़े अलग अलग फंक्शंस होते हैं। अपर पार्ट जो है और जो मिडिल पार्ट है वो बेसिकली स्पर्म की फिजियोलॉजिकली मैच्योरेशन में हेल्प करते हैं। इन अपर पार्ट स्पर्म गेट मैच्योर फिजियोलॉजिकली एंड इन द लोअर पार्ट दे आर स्टोर्ड फॉर सम टाइम। जो लोअर पार्ट है उसमें वो स्टोर होते हैं कुछ टाइम के लिए। स्पर्म्स टेक 20 days टू पास द एपिडाइडमिस। ये छोटा सा पार्ट काफ़ी ज़्यादा कन्वोल्यूटेड होता है और इस पार्ट को पास करने में, आगे निकलने में स्पर्म्स को अप्रॉक्सीमेटली 20 days लग जाते हैं। तो इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास आ जाता है वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया ये वही पार्ट है जो कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम स्पर्मेटिक कॉर्ड कह देते हैं।
तो ये एक ऐसी कॉर्ड है जो कि यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से होती हुई आती है और इसका बेसिक काम है स्पर्म्स को टेस्टिस से लेके जाना अप टू द ग्लैंड्स। ये आगे के स्टेप्स में आता रहेगा, आप डायग्राम में देख लीजिए कि ये कहाँ से मूव होती होती किधर किधर जा रही है। उसके बाद आ जाती है एजैकुलेटरी डक्ट। एजैकुलेटरी डक्ट जो है वासा डिफरेंशिया के बाद आएगी। ये 2 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, काफ़ी छोटी होती है और ये एजैकुलेटरी डक्ट हैं वो बेसिकली प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलती हुई यूरेथ्रा में जाके ओपन हो जाती हैं। उसके बाद लास्ट पार्ट आ जाता है यहाँ पे यूरेथ्रा, जो कि 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है। इसका बेसिक काम है स्पर्म्स को लेके जाना और यूरिन को बॉडी के बाहर निकालना। इसका एक डुअल फंक्शन है, ठीक है जी। तो यूरेथ्रा के यहाँ पे 3 पार्ट्स आ जाते हैं। डायग्राम में मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि फर्स्ट जो पार्ट है वो है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड से निकल के आ रहा है। दूसरा पार्ट है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, ये काफ़ी छोटा है और काफ़ी ये थिन वॉल से बना होता है। थर्ड है पिनाइल यूरेथ्रा, जो कि पेनिस के अंदर रन करेगा। यहाँ पे बेसिकली 2 स्फिंक्चर्स होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। 2 स्फिंक्चर्स आर प्रेजेंट, वन एट इनर पार्ट ऑफ यूरेथ्रा, जो कि यूरेथ्रा के अंदर वाले पार्ट पे है, विच इज़ मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। और दूसरा जो स्फिंक्चर होगा दैट इज़ प्रेजेंट एट मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, मतलब जो पहला स्फिंक्चर होगा वो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा से पीछे होगा, मतलब प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा के बाद, जो कि स्मूथ मसल से बना है। मतलब कि ये इनवॉलंटरी है, ये अपने आप फंक्शन करता रहेगा, क्लोज होता रहेगा, ओपन होता रहेगा। और जो सेकंड है वो बना हुआ है स्ट्राइटर मसल से, इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये दोनों स्फिंक्चर्स काम करते हैं यूरिन को कंट्रोल करने में। और लास्ट 8th जो पार्ट है वो है दैट इज पेनिस। पेनिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ सेक्स ऑर्गन दैट इज एक्सटर्नल, that is also called external genitalia, and it has the function of copulation, urine passing function इसके basically हैं। तो पेनिस के regarding it is the external organ through which the urethra runs. It has 2 parts और 3 columns, 2 पार्ट हैं या इसके 3 कॉलम्स हैं। आप डायग्राम में देख सकते हो कि 2 आर कॉर्पोरा कैवर्नोसा जो कि अपर साइड पे होते हैं और एक नीचे है जो कि कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, जो कि काफ़ी स्पॉन्जी टिश्यू होता है। Spongy tissue is present in corpus spongiosum, which is highly abundant in blood supply. काफ़ी ज़्यादा इस पे blood supply होती है। और the anterior part of the penis is called glans penis, which is very very sensitive. Male sex organ है वो complete होता है और इसके बाद रह जाती हैं कुछ accessory glands, जो कि seminal vesicle हैं, prostate gland है, copper gland है। तो इसको भी आप देखो डायग्राम में कि जो सेमिनल वेसिकल है इट इज़ प्रेजेंट नियर द एम्प्यूला, ये एम्प्यूला पार्ट है, एंड प्रोड्यूस 60% वॉल्यूम ऑफ सीमन, सीमन का ये 60% वॉल्यूम प्रोड्यूस करती है, एंड ऑल्सो प्रोड्यूसेस फ्रक्टोज विच प्रोवाइड एनर्जी टू स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, एनर्जी के लिए ये फ्रक्टोज प्रोड्यूस करती है। इट ऑल्सो प्रोड्यूस प्रोस्टाग्लैंडिन्स, एस्कॉर्बिक एसिड एंड कोएगुलेटिंग एंजाइम, एंड लास्ट इट जॉइंस टू द वासा डिफरेंशिया। ये काफ़ी सारे और भी कंपोनेंट्स प्रोड्यूस करती है, जैसे कि एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, कोएगुलेटिंग एंजाइम बेसिक आ गया, कि जो कि सीमन को एक तरह से गाढ़ा बनाने में, उसको एक फिजिकल स्ट्रक्चर लाने में हेल्प करते हैं। तो ये बाकी कंपोनेंट्स बनाना भी सेमिनल वेसिकल का ही काम यहाँ पे होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड आ जाती है, तो इट कम्स आफ्टर द सेमिनल वेसिकल, इट कवर्स द फर्स्ट पोर्शन ऑफ यूरेथ्रा, इट इज़ लार्ज एंड चेस्टनट शेप्ड। ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे, इसकी जो शेप है चेस्टनट की तरह है। इट प्रोड्यूसेस मिल्की स्लाइटली एसिडिक फ्लूइड। तो एसिडिक फ्लूइड और जो स्लाइटली एसिडिक है मिल्की, ये जो फ्लूइड है ये भी बेसिकली स्पर्म्स को एक तरह से स्विम करने के लिए मीडियम प्रोवाइड करता है। ठीक है जी। और लास्ट बच जाती है कॉपर्स ग्लैंड, ये पेयर में होती है। इस ग्लैंड को हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। इट कम्स आफ्टर प्रोस्टेट ग्लैंड एंड इट साइज इज अराउंड पी सीड साइज। It secretes mucus and neutralizes the urethra due to acid urine inside. ये बेसिकली जो हम यूरिन पास आउट करते हैं एक एल्कलाइन फ्लूइड इस ग्लैंड के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है, जिसकी वजह से वो जो एसिडिक यूरिन है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, जिसके रिमेन्स यूरेथ्रा में बचे हो सकते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म्स डैमेज हो सकते हैं। तो उसके ये एसिडिक इफेक्ट को भी ख़त्म करता है। और इसके अलावा इट ऑल्सो प्रोवाइड्स लुब्रिकेशन।
हाँ तो बच्चों मेरे ख्याल से ये आज का टॉपिक यहीं मैं ख़त्म करता हूँ। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, तो बाकी का टॉपिक हम आगे शुरू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।